नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 अगस्त। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दा हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन सी न्यूज ऐसी हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। कल यानी कि 19 अगस्त को रात्रि 8 बजे जो साप्ताहिक समसामयिकी हमारे द्वारा प्रसारित करी जाती है, तो उसमें कल का विषय रहेगा डिजिटल लैंडिंग। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सत्र को शुरू करने से पहले एक परिचय दे देता हूं। सबसे पहला आज का जो आर्टिकल आएगा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्कटिक वार्मिंग से संबंधित। दूसरा आर्टिकल भारत अमेरिका समुद्री साझेदारी से संबंधित है। तीसरा आर्टिकल ताइवान संकट को लेकर है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा, आईएएस की जो प्रतिनियुक्ति होती है उसमें केंद्र बनाम राज्य का जो विवाद है, इसको एक बार देख लेंगे। पांचवां आर्टिकल गोद लेने की प्रक्रिया में सुधार की बात करता है। विविध न्यूज पर चर्चा करेंगे जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट में हम लोग देखेंगे इन सारे आर्टिकल्स में से मुख्य परीक्षा में कौन से अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं। आज के द हिंदू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे आर्टिकल्स बहुत सरल शब्दों में समझा दूं। चलिए सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है पृष्ठ संख्या 8 से। इसका संबंध सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए ये चर्चा में क्यों आया। फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान, ये फिनलैंड का संस्थान है, याद रखिएगा। इनकी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में इन्होंने एक ऐसा खुलासा करा है जो वास्तविकता में बहुत भयावह है। इन्होंने बोला है कि जो आर्कटिक है वो बाकी ग्रह की तुलना में 4 गुना तेजी से, यानी कि 4 मल्टीप्लायर से गर्म हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, आर्कटिक के बारे में जब बात करते हैं तो आपको पता होगा ये होती है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो ये कर्क और मकर रेखा आ जाती है। और जब यहां पर 66.5 डिग्री उत्तर की बात करते हैं तो ये वाला जो सर्किल आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक रीजन बोलते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि भाई इसके अंदर का जो तापमान है आर्कटिक क्षेत्र का, पूरी पृथ्वी का तापमान अगर एग्जाम्पल के तौर पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आर्कटिक का तापमान इससे 4 गुना ज्यादा, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि यहां तो रहती है बर्फ। अगर आर्कटिक और अंटार्कटिका की बात करते हैं तो ये बर्फ से ढके रहते हैं, परंतु यहां का तापमान बाकी पृथ्वी के तापमान से 4 गुना बढ़ गया है। ये कैसे? चलिए अब इस पे पूरी नजर डालते हैं। देखिए यहां पर जो मेन मुद्दा आर्टिकल में निकला है वो निकला है, मेन प्रॉब्लम हो क्या रही है, उस प्रॉब्लम को नाम दिया जा रहा है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, यानी कि आर्कटिक विस्तरण। ठीक है, अब इसको बड़े आराम से समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। इसको समझने के पहले आपको ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा अल्बीडो पे, क्योंकि इस आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं कि सारी कहानी अल्बीडो के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, अब जरा अल्बीडो के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। यह है सूरज और यह है हमारी प्यारी पृथ्वी। अब सूरज से जो सौर विकिरण पृथ्वी की तरफ आता है वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, वो लघु तरंग विकिरण होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यही विकिरण जब पृथ्वी से परावर्तित होता है तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन ना होके वो क्या होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, यानी कि दीर्घ तरंग विकिरण होता है। ठीक है, जो आ रहा है वो SWR है, जो जा रहा है वो LWR है। अब ऐसे याद कर लो इंग्लिश में, इस इंग्लिश में सूरज को बोलते हैं सन, तो SS यहां पर है तो यानी कि शॉर्ट वेव आएगी, S से शॉर्ट वेव। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पृथ्वी के ऊपरी परत पे अगर देखोगे तो यहां पर वायुमंडल है पृथ्वी का। ठीक है, ये मैं बना देता हूं ऐसे शेडेड फॉर्म में, तो ये पृथ्वी का वायुमंडल है। वायुमंडल की खास बात ये होती है कि ये SWR को सोखता नहीं है, ये इसको आने देता है पूरी तरीके से। जब इसने आने दिया तो इसके आने से अब वायुमंडल चूंकि इसको सोख नहीं रहा है तो वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, जब कोई भी चीज होती है वो गर्म कब होती है, जब वो ऊष्मा का अवशोषण करती है। भाई सीधी सी बात है, ये ऊष्मा का अवशोषण कर ही नहीं रहा, सीधे सीधे आने दे रहा है। अब पृथ्वी का क्या हुआ, ये परावर्तित विकिरण है। ठीक है, ये परावर्तित कर रही है और वो किस फॉर्म में कर रही है, LWR के फॉर्म में। तो ये जो LWR होता है, जैसे ही ये वायुमंडल की तरफ जाएगा ना तो वायुमंडल इसको सोख लेगा, इसको एब्जॉर्व कर लेगा। अब वायुमंडल से तात्पर्य यहां पे मेरा क्षोभ मंडल में है, क्योंकि हम लोग कहां पे रहते हैं, क्षोभ मंडल में। तो SWR क्षोभ मंडल को क्रॉस करके पृथ्वी पर आ जाता है, जबकि LWR इसको क्रॉस करता है परंतु क्षोभ मंडल इसको सोख लेगा। तो यानी कि
जब क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो ये किसको सोखता है? ये LWR का अवशोषण कर लेगा। तो जब कोई चीज किसी का अवशोषण करती है तभी वो गर्म होती है। यानी कि गर्म करने का, हमें जो गर्मी फील होती है उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है LWR। अब देखो ध्यान से, मान लो 100 यूनिट जो सूर्य तप था वो पृथ्वी पर आया। कुछ पृथ्वी अवशोषित करती है, कुछ परावर्तित कर देती है। हालांकि जो अवशोषित करती है वो कुछ समय के बाद भी परावर्तित करती है, क्योंकि जितना ऊष्मा आती है उतना ही वापस जाना चाहिए। यही तो ऊष्मा बजट होता है। 100 आया तो 100 वापस जाएगा। अगर वापस कम जा रहा है इसका मतलब पृथ्वी गर्म हो रही है, अगर वापस अधिक जा रहा है तो इसका मतलब पृथ्वी ठंडी हो रही है। दोनों केस समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो जितना आया उतना ही वापस जाएगा, परंतु फर्क यह है कि कुछ समय के बाद जाएगा। अब देखो 100 यूनिट आया, मान लो कि 35 यूनिट जो था वो पृथ्वी ने अवशोषित कर लिया, और एग्जाम्पल के तौर पे 65 यूनिट पृथ्वी ने वापस कर दिया। तो ये जो परावर्तित चीजें होती है ना, इसी को बोलते हैं क्या? एल्बीडो। एल्बीडो का मतलब क्या होता है? जो परावर्तित ऊष्मा है, ठीक है? अब अगर इसको मैं क्लियर कर दूं, मैं सिंपल आपसे पूछूं कि भाई एल्बीडो का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी सतह है उसमें जो चीज आ रही है, कुछ अवशोषण हो जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, कितना परावर्तित हो रहा है, यही एल्बीडो है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ लो, पूरा टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मेरे, ये है काला कलर, ठीक है? एक ये सतह है, ये है सफेद कलर की। काले कलर पे जब ऊष्मा आ रही है तो इसमें ज्यादा अवशोषित हो रही है। तो मान लो 100 यूनिट आई, ठीक है? 100 यूनिट आई तो इसमें अवशोषित हो रही है 40 यूनिट, तो वापस कितनी जा रही है? 60 यूनिट। यही सफेद पृष्ठ है, इस पे ऊष्मा आ रही है 100 यूनिट, अवशोषित कितनी होगी? मात्र 20 यूनिट, क्योंकि ये सफेद सतह है। और वापस कितनी जा रही है? 80 यूनिट। तो किसका एल्बीडो ज्यादा है? जाहिर सी बात है सफेद वाले का एल्बीडो ज्यादा है, क्योंकि एल्बीडो का मतलब क्या होता है? जो वापस गया वो एल्बीडो। तो इसमें 80 यूनिट जा रहा है, इसमें 60 यूनिट जा रहा है। यहां पर एक और चीज लिख रहा हूं, जिसका एल्बीडो ज्यादा होता है वो चीज ठंडी होती है, जिसका एल्बीडो कम होता है वो चीज गर्म होती है। दो ये फॉर्मूले हैं, गांठ बांध के इनको याद कर लो। तो एल्बीडो ज्यादा किसका है? सफेद वाली का। तो यानी सफेद वाली पृष्ठ कैसा होगा? थोड़ा सा ठंडा होगा, इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होगा। इसका एल्बीडो कितना है? इसका एल्बीडो जो है वो कम है, तो यानी कि इसका तापमान जो होगा सतह का वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ गई? अब चीजें एकदम क्लियर हो गई। तो आर्कटिक विस्तारण का जो कारण होता है वो होता है एल्बीडो का कम होना, क्योंकि अगर एल्बीडो कम है तो जाहिर सी बात है जो सतह है वो, उसका तापमान क्या है? ज्यादा है, वो ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण कर रही है। ठीक है, वो ऊष्मा का ज्यादा अवशोषण कर रही है। तो ऊष्मा का ज्यादा, अब मानो, अब यहां से कहानी शुरू होती है। जो आर्कटिक है वहां तो जमी है बर्फ। अब यहां पर अगर सूर्य तप आ रहा है और इसका एल्बीडो कम है, इसका एल्बीडो कैसा है? कम है। तो इसका मतलब कि ऊष्मा ज्यादा अवशोषित हो रही है। ऊष्मा ज्यादा अवशोषित हो रही है तो बर्फ जो है वो ऊष्मा को सोखेगी, तो बर्फ क्या होगी? बर्फ पिघलेगी। जब बर्फ पिघलेगी तो अब यहां पर देखो एक कॉन्सेप्ट, जब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट एक था, दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। अब देखो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, पी से दिखा रहा हूं मैं। परमाफ्रॉस्ट उस चीज को बोलते हैं, मान लो यहां पर एक चट्टान है, ठीक है? इस चट्टान का जो तापमान है, चाहे ये चट्टान कह लो या ये पानी कह लो या बर्फ कह लो, कुछ भी कह लो, इसका तापमान लगातार 2 वर्ष तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या इसके बराबर रहता है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। यानी कि जो आर्कटिक में और अंटार्कटिका में जो बर्फ जमी होती है चट्टानों के ऊपर, वो परमाफ्रॉस्ट पर होती है। वो 2 वर्षों तक लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रही होगी। अब वो जम के क्या हो गई? पत्थर हो गई। तो पहले तो वहां पे चट्टान रही होगी, उसके ऊपर हिमपात हुआ होगा। यही जो हिमपात होता है, जो आसमान से बारिश होती है, ये बारिश बूंदों के फॉर्म में ना होकर हिम के फॉर्म में होती है, और यही हिम जमा होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है। अब लगातार 2 वर्षों से अधिक अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो ये भी ठोस हो चुका होता है। अब देखो ध्यान से, परमाफ्रॉस्ट भी समझ में आ गया, एल्बीडो भी समझ में आ गया।
अब सूरज की रोशनी जब यहां पर आ रही है तो यहां का तापमान बढ़ा रही है। अब यहां का तापमान बढ़ा रही है तो यानी कि इसका मतलब है यदि एल्बिडो में कमी हो गई, एल्बिडो में कमी हो गई, इसका मतलब बर्फ जो है वो पिघलने लगी। जब बर्फ पिघलेगी, देखो ऊपर है बर्फ, नीचे होगी कोई चट्टान, ठीक है, बर्फ का कलर है सफेद, चट्टान होगी इस सफेद से तो ये गाढ़े कलर की होगी, कोई है ना, डार्क कलर होगा। अब सोचो अगर चट्टान के ऊपर की बर्फ पिघल जाएगी तो अब यहां पर जो सूर्य किरण पड़ेगी, ठीक है, बर्फ के नीचे चट्टान पे, तो ये तो डार्क कलर की है, तो इसमें तो और ज्यादा सोखेगी इसको। जब और ज्यादा सोखेगी तो एल्बिडो और कम होगा, एल्बिडो और कम होगा तो और ज्यादा तापमान बढ़ेगा, और ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो और बर्फ पिघलेगी। यानी कि ये एक चक्रीय स्थिति है। कितनी भयावह स्थिति है कि आर्कटिक का जो तापमान बढ़ रहा है अल्बीडो में कमी की वजह से, परमाफ्रॉस्ट के क्षरण की वजह से, ये लगातार एक चक्री फॉर्म में, एक साइकिल के फॉर्म में चलेगा और यही परमाफ्रॉस्ट फिर से रीजन बन जाएगा बर्फ के पिघलने का। ठीक है, तो ये होता है आर्कटिक का विस्तारण, यानी कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इसी प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई सबको। अब देखो, ये ऐसा नहीं था, ये तो 2022 में, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट 2022 में 11 अगस्त, अभी इसी महीने ये रिपोर्ट आई है। इसके पहले 2019 में भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी बोला गया था कि पिछले 2 दशकों में, अगर बात करी जाए, 2 दशक का मतलब हो गया 20 सालों में, औसत से दुगने स्तर पे जो आर्कटिक है उसका तापमान हो चुका है। 2021 में भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये चेतावनी दी गई थी कि 3 गुना तेजी से वो गर्म हो रहा है। परंतु अब जो रिपोर्ट आई है, इसने तो पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि इसने अब क्या बोल दिया है कि 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। अब ये देखिए, यहां पर आप ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को, नीचे वाले ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। जो लाल कलर से आप देख रहे हो ना, वो आर्कटिक है, और जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो वो ग्लोबल, यानी कि पूरे विश्व का तापमान है। 2020 में देखो आप, लाल कलर का ग्राफ कितनी ऊपर पहुंच चुका है, और ग्लोबल का यानी कि जस्ट डबल अंतर हो चुका है दोनों के तापमान में। ठीक है, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया आर्कटिक का है। जो लाल कलर से दिखाया जा रहा है, उसके तापमान में आसपास के तापमान से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अब बात करते हैं कि आर्कटिक वार्मिंग जो हो रही है, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे भयावह परिणाम तो देखने को मिलेगा, मैं एक बार इसका आपको चित्र दिखाता हूं। ये जो नीले कलर से आप देख रहे हो, यही आर्कटिक सर्कल है। तो इसके अंदर जितने देश आते हैं उसी को हम लोग आर्कटिक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देखो, सबसे पहले देश कौन सा आ रहा है, यहां पर एक देश आपको दिख रहा है, रशिया। तो रशिया का कितना बड़ा पोर्शन आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत आता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड तो आप देखो 70% से ज्यादा का पोर्शन आर्कटिक में है। कनाडा का पोर्शन आप देखिए, और यहां पर अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, तो उसका पोर्शन। तो ये सारे देश मिलकर ही क्या बनाते हैं, आर्कटिक परिषद बनाते हैं। अब ये जो आर्कटिक है, तो यहां पर जितने देश आ रहे हैं, उन सारे देशों की स्थलाकृति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सब में फर्क पड़ना है। आपको यह पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका के बाद दूसरे नंबर पे ग्रीनलैंड आता है, जहां पर बर्फ की सबसे ज्यादा लंबी चादरें हैं। तो अगर इसी तरीके से आर्कटिक का तापमान बढ़ता रहा तो ग्रीनलैंड की बर्फ को पिघलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल गई तो बहुत सारे देश, एक एग्जांपल लिया गया, वर्जीनिया शहर जो है, ये पूरा पूरा शहर डूब सकता है। इतना ज्यादा पानी जो है वो बर्फ के फॉर्म में यहां पर मौजूद है। दूसरा, यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो है जल का अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर जो गर्मी बढ़ रही है, उतनी ज्यादा सूर्य की किरणें बर्फ की चादर पे पड़ती हैं, तो ये पिघलेगी, और जैसे ही पिघल के परमाफ्रॉस्ट वाली चट्टान दिखने लगी तो एल्बिडो और कम हो जाएगा। और ये गर्मी हो कैसे रही है, क्योंकि हमको पता है CO2 का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार बढ़ रही है। अब यहां पर देखो ध्यान से, जल के अम्लीकरण से मतलब क्या है, जितना CO2 का स्तर बढ़ता है, ठीक है, तो समुद्र में जो जल है उसमें भी CO2 का स्तर बढ़ेगा। तो उसमें भी जब CO2 का स्तर बढ़ता है तो CO2 जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। यही कार्बोनिक अम्ल जो है ये जल में अम्लीयता बढ़ा देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लवणता के स्तर में परिवर्तन देखने को मिला है। अब सोचो, ग्लेशियर के पास जो जल होता है वो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहा जाता है, जो लवणता होती है वो सबसे कम होती है। अब यही फ्रेश वाटर पिघल पिघल के कहां पर आएगा, जो विषुवतीय रेखा के पास समुद्र है उनमें आके मिलेगा। तो यहां जो पहले से ही
लवणता है उसमें क्या होगी, कमी आएगी, क्योंकि फ्रेश वाटर यहां मिल रहा है। अब हमको पता है जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो विषुवत रेखा के जल को ध्रुवीय प्रदेशों में और ध्रुवीय प्रदेशों के जल को विषुवत रेखा में लाती हैं। तो जब इस तरीके की महासागरीय धाराएं भी काम कर रही हैं और यहाँ का जल पिघल पिघल के, बर्फ जो है वो पिघल पिघल के यहाँ के जल में मिल रही है, तो दोनों के स्तर में लवण में परिवर्तन आएगा। यानी विषुवतीय रेखा में भी लवणता में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांश पे जाएंगे तो वहां की लवणता में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। देखो, जितना जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जल का एसिडिफिकेशन होगा, तो जैव विविधता के लिए अब उस जगह पर जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, समुद्री जीव जंतु रहते होंगे, उन सबके लिए वो खतरा है। अब मान लीजिए मछलियों को चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगी, कमी आएगी। इसी को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीकरण बोलते हैं। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी तो जैव विविधता में क्या होगा, फर्क पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा इसका। परमाफ्रॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। परमाफ्रॉस्ट अगर ये चीज पिघली तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन सिंक का जैसे उदाहरण लेते हैं, तो कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, जो कार्बन को सोखते हैं, तो ये तो अच्छा माने जाते हैं। सबसे बड़े कार्बन सिंक क्या माने जाते हैं, समुद्र। इनके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही मौजूद है जो वायुमंडल में ये आने से रोक देते हैं। दूसरा ऐसा बोला जाता है कि जो ये आर्कटिक और अंटार्कटिका है, यहां पर जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट मैं फिर से एक बार आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये चट्टान है, इसके ऊपर ये जमी है बर्फ। अब ये जो बर्फ जमी है ये लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पे 2 वर्ष तक रही, तो ये बन गई पत्थर। अब जब सूर्य का टेम्परेचर यहाँ पे पड़ेगा तो ये बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी। जब ये पिघलना स्टार्ट होगी तो नीचे की जो चट्टान है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये चट्टान दिखना स्टार्ट हो जाएगी तो अब एक कंडीशन में यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि इसके नीचे क्या जमा है, CO2 और मीथेन। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर CO2 पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखो, यहाँ पर यह बताया गया कि पूरी पृथ्वी पर जो हम लोग CO2 का उत्सर्जन करते हैं, चाहे कोई मानव हो, उद्योग हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो 1 वर्ष की अगर बात करी जा रही है तो 1 वर्ष में ऐसा बोला गया कि 10 बिलियन टन CO2 पूरी पृथ्वी से उत्सर्जित होता है। ठीक है, परंतु परमाफ्रॉस्ट अगर पिघला और इसके नीचे का CO2 और मीथेन बाहर आया तो इसके अंदर जो मीथेन और CO2 मौजूद है वो है 1500 बिलियन टन CO2। कितनी बड़ी मात्रा एक साथ अगर वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगी तो सोचिए उस समय ग्लोबल वार्मिंग का स्तर क्या होगा, उस समय वायुमंडल का तापमान कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। और यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि CO2, हमेशा हम लोग बोलते हैं CO2 कम करो, CO2 का उत्सर्जन कम करो, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। हमेशा हम इसको दोष देते हैं, मगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए CH4 जो है ये CO2 से भी भयानक गैस है। CH4 के बारे में कहा जाता है कि अगर 1 किलो आप मीथेन गैस को गर्म करिए, उससे जितना तापमान बढ़ता है उतना 21 किलो CO2 के गर्म करने से बढ़ता है। तो इस तथ्य को सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई मीथेन गैस से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी CO2 की तुलना में। और वो मीथेन कहां पर है, वो परमाफ्रॉस्ट के अंदर कैद है। ये बर्फ उसको रोके रखे है, परंतु यदि अब बर्फ पिघल गई तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। ये कुछ ऐसे भयावह परिणाम हैं जो आर्कटिक वार्मिंग से हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक परिणाम मैं और बताता हूं आपको, वो है महामारी का परिणाम। आप कहोगे यह बर्फ पिघलने से महामारी कैसे फैलेगी, तो देखो ध्यान से। एक स्टडी आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि आर्कटिक की जो बर्फ पिघल रही है, तो उससे पिघल के, ये मान लो आर्कटिक है और ये है समुद्र, तो इससे जो जल है उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, यहां का पानी जो है यहां पर आ रहा है। अब देखो यहां पर जब साफ पानी आता है ना, तो साफ पानी में जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके उत्पन्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, आर्कटिक के अंदर, बर्फ के अंदर जो बर्फ है, अब वो एक्चुअली में है क्या, वो तो पानी है। अब उसमें बहुत समय से कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होंगे, कुछ वायरस ऐसे होंगे। वायरस क्या होता है, वो तो मृत अवस्था में होता है। ठीक है, तो वो वायरस और सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो बर्फ के नीचे अभी तक कैद थे। मगर क्या होगा, जब ये पानी के रास्ते क्या आ जाएंगे, समुद्र के अंदर आ जाएंगे, तो ये खुले में एक तरह से आ जाएंगे। जब ये खुले में आ जाएंगे तो ये समुद्री जीव जंतुओं के अंदर जाएंगे। जब समुद्री जीव जंतु के अंदर कोई वायरस जाएगा, तो वायरस जब किसी कोशिका के अंदर जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो जीवित हो जाता है। और ऐसे
वायरस और सूक्ष्म जीवों के बारे में तो हमें नो जानकारी, हमें तो इनके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो अभी बर्फ के अंदर दबे हुए हैं। परंतु जब ये समुद्री जीव जंतु के अंदर आ जाएंगे और उस जीव जंतु को, सी फूड को जब मानव खाएगा तो ये मानव के अंदर आ जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि ये जो वायरस हैं वो मानव के स्वास्थ्य के लिए कितने ज्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो यहां पर एक खतरा महामारी का भी सामने आता है। चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा। इसका संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे। अब देखो यहां पर हुआ क्या, यूएसए की नेवी की शिप है, ठीक है। अब नेवी की जो शिप है ये कोई लड़ाकू शिप नहीं है, ये एक कार्गो शिप है। चार्ल्स ड्रू नाम है इस शिप का। तो ये शिप, इसने क्या करा, अगर भारत के मैप में आप देखोगे, ये चेन्नई बंदरगाह पर ये रुकी आकर। इसने बोला कि भाई हमको क्या कराना है, हमको कुछ मरम्मत करानी है, कुछ मेंटेनेंस कराना है। पहली चीज आपको ये समझना होगा, ये यूएसए की शिप है, वो भी नेवी की, भले ही ये कार्गो शिप है, परंतु ये अपना मेंटेनेंस कराने के लिए, अपनी मरम्मत कराने के लिए कहां पर आ रही है, भारत के पास आ रही है। इसके दो संदर्भ हैं। इसको आप ऐसे समझो कि भाई पहली चीज, जब जैसे मान लो यहां पर इसरो का उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सब जब अपने उपग्रह इसरो को देती हैं कि भाई मेरा जो ये उपग्रह है इसको अंतरिक्ष में लॉन्च कर दो, तो इससे इसरो की जो इमेज होती है दूसरे देशों के सामने वो कितनी अच्छी हो जाती है कि भाई फ्रांस जैसी कंपनी, यूएसए जैसा जो देश है, वो अपने सैटेलाइट भारत से बोल रहे हैं कि आप लॉन्च कर दो। तो इससे भारत की छवि बहुत अच्छी होती है। दूसरा, दूसरे देशों को यह पता लग जाता है कि भाई भारत के पास इसका मतलब ये तकनीक होगी, तभी तो ये लोग देश ऑर्डर दे रहे हैं। इसी प्रकार जब ये शिप जो है वो मरम्मत कराने के लिए भारत के पास, तो इससे भारत की एक इमेज तो ये बनी कि भाई भारत के पास इतनी अच्छी तकनीक है, या यूएसए अपनी शिप जो है वो यहां भेज रहा है। दूसरा, यहां पर आप देखो कि ये शिप किसकी है, नेवी की, यानी कि ये तो उनकी सेना की शिप है। तो क्या भारत के पोर्ट में, जो भारत के पोर्ट हैं, उसमें किसी दूसरे देश की, या बात करी जाए यूएसए के सेना की कोई शिप क्या आ सकती है? अब यहां पर आपको पता होना चाहिए लेमोआ के बारे में। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब यहां पर हुआ क्या, जैसे ही ये आर्टिकल आया, यहां पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से लेमोआ जो था वो तुरंत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए यूएसए और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसको बोलते हैं लेमोआ। इस लेमोआ एग्रीमेंट के चलते यूएसए और इंडिया के जो भी सैन्य अड्डे हैं, उन दोनों सैन्य अड्डों का यूज कौन कर पाएगा, इंडिया और यूएसए। तो यानी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, वो दोनों देशों के जो अड्डे हैं, जो पोर्ट्स हो गए, या आर्मी के कुछ हेडक्वार्टर्स हो गए, या एयरफोर्स के बेस हो गए, उन दोनों देशों को यूज कर पाएंगी। 2016 में हमने ये पैक्ट यूएसए से साइन करा था। तो यहां पे ये भी देखने को मिलता है कि भाई यूएसए और इंडिया का कितना अच्छा यहां पर एक रणनीतिक संबंध है। दूसरा एक सोचने का तरीका ये यहां पर है कि यहां पर बात हो रही है सीएमएफ की। अब इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझौते बता दूं। 3 समझौते हमारी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमकासा याद रखिए, ये हुआ है संचार प्रौद्योगिकी के लिए, संचार टेक्नोलॉजी के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो इनकी बात कोई तीसरा देश तो नहीं सुन रहा है, तो उस बात को इतना ज्यादा इनक्रिप्ट फॉर्म में दूसरी तरफ भेजना, इसकी टेक्नोलॉजी यूएसए के पास बहुत अच्छी है। तो अब यूएसए इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने कर दिया है। तो अब अमेरिका क्या करेगा, भारत के साथ भी ऐसे उपकरण, ऐसे हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण साझा करेगा, जिससे भारत जो है वो किसी दूसरे देश से बात करेगा तो कोई तीसरा देश उस मैसेज को नहीं सुन पाएगा, उस कॉल को नहीं सुन पाएगा। तो ऐसी संचार प्रणाली का जो समझौता है उसको कॉमकासा कहते हैं। बैका जो समझौता है ये भूस्थानिक जानकारी देगा। अब देखिए मान लीजिए कोई देश ए है, ठीक है, उसे बी पर आक्रमण करना है। अब बी में कैसे पर्वत हैं, वहां के पठार कितने हैं, उनके पर्वतों की ऊंचाई कितनी है, वहां पर और कौन कौन सी स्थलाकृतियां आती हैं, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर ए को मिल जाए तो ए को अपनी रणनीति तैयार करने में बहुत आराम हो जाएगी। तो यही काम करता है बैका। बैका क्या करेगा, बैका समझौता यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है, तो यूएसए क्या करेगा, इस देश के बारे में जो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो भारत के साथ साझा करेगा, या भारत के पास अगर किसी दूसरे देश के बारे में इस टाइप की इंफॉर्मेशन है तो भारत भी यूएसए के साथ साझा करेगा। लेमोआ, अभी मैंने आपको बताया, लेमोआ का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं को यूज कर पाएंगे, ठीक है।
अब देखो यहां पर आता है मेन मुद्दा जो आप पहली बार न्यूज में सुनेंगे, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। आपने हालांकि टॉपिक को पहले से ही आपको पता होगा, बट यहां पर इस आर्टिकल का मेन हीरो यही है। सीएमएफ ये आया था 2001 में। इसको बनाया, अगर बात करी जाए किसने था, वो यूएसए ने। अब यूएसए ने उस टाइम पे 12 देश जो थे वो यूएसए के पास आए और उन्होंने यहां पर इससे बोला कि भाई आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है हमें उसको सॉल्व करना है। और ये मैरी टाइम इसमें है, तो यानी कि समुद्र के रास्ते से अगर जो आतंकवाद होता है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है, तो इसमें एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। आज की डेट में अगर बात करें तो यहां पर 34 सदस्य हो चुके हैं। भारत इसका एसोसिएट मेंबर है, इस चीज को याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको बहरीन में मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में और बता देता हूं आपको। इसको कमांड कौन करता है, इसके मतलब ऐसे होता है ना, अध्यक्ष कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हैश बना देता हूं। यूएस नेवी के जो वाइस एडमिरल होते हैं वो इसको कमांड करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे देश मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, तो आप देखोगे बहुत यूरोपियन जो देश हैं वो इसमें है। अगर आप देखो यहां पर ऑस्ट्रेलिया को देखो, जापान हो गया, यूएसए तो है ही, इंडिया भी इसका मेंबर है, तो क्वाड कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। एक आपको यहां पे कंट्री मैं नजर डालना चाहूंगा, पाकिस्तान इसका मेंबर है और हम इसके एसोसिएट मेंबर हैं। इस थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब देखिए ये जो सीएमएफ है ना, ये काम कैसे करता है। इसके पास 4 टाइप की फोर्स हैं, सीटीएफ 150, 151, 152, 153। ये 4 टाइप की जो फोर्स होती हैं इनका अलग अलग काम होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 में जब इसको बनाया गया था तो ये आतंकवाद पे काम करता था, परंतु अब जो ये सीएमएफ है ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में भी काम करता है। जैसे कि सुरक्षा पे लेके, जैसे बात करी जाती है पायरेसी को लेके, जो स्मगलिंग है, ठीक है, स्मगलिंग को रोकेगा, नारकोटिक्स को रोकेगा, जो मादक पदार्थों की स्मगलिंग होती है उसको रोकेगा। ये सारे विषय पर इनकी अलग अलग फोर्स काम करती है। सीटीएफ 150 जो है, देखिए इसका एक्चुअली में क्या होता है, सीएमएफ में हर 3 से 4 महीने में इनके जो हेड होते हैं, अब हर फोर्स का हेड अपना अलग अलग होता है। पूरे का हेड कौन होता है, वो वाइस एडमिरल होते हैं यूएसए के, मगर हर फोर्स का हेड अपना अलग होगा, 3 से 4 महीने में बदलते रहते हैं। सीटीएफ 150 की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान इसको हेड कर चुका है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि एक जो ये शिप आई है, एक तो मुद्दा हो गया कि भारत की थोड़ी सी इसमें इमेज अच्छी हो गई, प्लस ये दिखाती है कि भारत और यूएसए के रिलेशंस कितने अच्छे हैं। दूसरा ये दिखाती है लिमोआ के एग्रीमेंट को। यहां पर राइटर बताते हैं एक इसका दूसरा सोचने का तरीका है कि भाई हम यहां पर एक एसोसिएट मेंबर हैं, ठीक है, हम कोई यहां पर इसके स्थायी मेंबर नहीं है, तो यहां पर भारत को चाहिए कि वो इसका स्थायी मेंबर बने। एसोसिएट मेंबर का मतलब होता है ऑन डिमांड हेल्प। ऑन डिमांड हेल्प का मतलब है कि इसके अंदर जो भी देश आते हैं वो जब भारत सरकार से हेल्प मांगेंगे तब भारत सरकार हेल्प करेगी। जबकि आप ये देखो पाकिस्तान जो है, जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इनमें परमानेंट सदस्य है, और दूसरा जो इसकी फोर्स है सीटीएफ 150, इसको लीड कर चुका है, इसको हेड करता है वो, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करा जाए तो वहां पर इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत वीक नजर आती है। तो ये इस पूरे आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं। चलिए अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आपको पृष्ठ संख्या 6 पे मिलेगी। इसका भी संबंध सेकंड पेपर से है, जहां हम आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर बात करी क्या जा रही है, ताइवान क्राइसिस यानी ताइवान संकट पे। लिखा हुआ है फोर्थ ताइवान संकट, यानी कि चौथा। इसका मतलब क्या, पहले 3 हो चुके हैं? बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसको मैं बताता हूं आपको पूरी कहानी के तौर पे। अब आपको पता है चाइना में जब माओ जेदांग थे, तो यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में माओ ही सब लोग कहते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि जो यूक्रेन है उसको क्या करा जाए, हथिया लिया जाए। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, ये है चाइना और ये है ताइवान। परंतु उस टाइम पे, यानी कि मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं, 1954 में। 1954 में यहां पर देखिए बीच में आपको ये मान लीजिए ये चाइना है और ये ताइवान है, तो बीच में यहां पर आपको मिलेगी ताइवान स्ट्रेट, ठीक है, जल डमरू मध्य भी इसको बोलते हैं। तो स्ट्रेट, ये बीच में जो वाटर बॉडी है, ये पानी पानी तो है बीच में, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो
माओ जेदांग का सपना था कि हम भाई चाइना का क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। तो आप कहोगे एकीकरण मतलब क्या, दो चाइना थे? तो जाहिर सी बात है, एक ये वाला चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो उसको ताइवान बोला जा रहा है, इसके बीच में ये जल है। तो अब माओ चाहते हैं कि इसको कब्जा कर लिया जाए। उस समय इनके पास जो इनकी नेवी है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो ये यहां से कूद के यहां पर आके इसको अटैक कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने काम क्या करा, अब यहां पर दो आइलैंड के नाम आएंगे और ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला बिंदु जो मैं बना रहा हूं ए, और दूसरा ये बिंदु बी है। ए पर जो आइलैंड आएगा उसको बोलते हैं मात्सू आइलैंड। अब ये देखो, ये चाइना से थोड़ा सा दूर है, और जो दूसरा आइलैंड है वो चाइना के पास है, ये बी यहां पर है। ठीक है, इसको नहीं समझिएगा, मैं एक बार मिटा के बना देता हूं आपके लिए। दूसरा आइलैंड चाइना के इधर आपको मिलेगा। इस आइलैंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किनमैन आइलैंड। एक है मत्सू, एक है किनमैन। तो ये यहां तक तो आ नहीं पाए, तो इन्होंने इसी आइलैंड पे कब्जा करके अपना काम चलाया कि भाई अपनी जो सत्ता है उसको यहां तक बढ़ाया जाए। तो ये काम 1954 में हुआ। तो 1954 में मात्सू आइलैंड को कब्जा करा गया, और 1958 में किनेन आइलैंड को कब्जा करा गया। चूंकि ये ताइवान तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो परंतु इन्होंने प्रयास बहुत करा। अब ताइवान को तो पता है कि भाई ये आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1954 में इन्होंने जो ये आइलैंड पे आक्रमण करा, उसी को बोलते हैं कि ये फर्स्ट ताइवान क्राइसिस है ना। और इसको बोलते हैं ये सेकंड ताइवान क्राइसिस है, जब चाइना ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर कुछ हिंसात्मक गतिविधियां करने की कोशिश करी, उसी को ताइवान संकट का नाम दिया जाता है। तो पहले दूसरे संकट आपको क्लियर हो गए एकदम। अब बढ़ते हैं तीसरे संकट की तरफ। अब देखिए हुआ क्या, चाइना को समझ में आ गया। मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं, ये चाइना है और ये ताइवान है, ये बीच में जो है वो जल है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं ताइवान स्ट्रेट। अब चाइना जो था उसने थोड़ा सा इधर की तरफ रुख कम करा और अपने आर्थिक विकास को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी, अपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया। इसने मित्रता किससे करी, यूएसए से, कि भाई यूएसए से मित्रता करते हैं तो और ज्यादा हमारा आर्थिक विकास होगा। इनके साथ संबंध को अच्छा करने की कोशिश करी। अब इनके साथ जब ये संबंध अच्छा करेगा तो जाहिर सी बात है किससे इसके संबंध खराब होने लग जाएंगे, रूस से। और कहीं ना कहीं ताइवान को अपने में जो मिलाने का मुद्दा था वो भी थोड़ा सा शांत पड़ने लगा। यहां पर आती है एक डेट 1995। यहां पर क्या हुआ, ताइवान के राष्ट्रपति जो थे, इनका नाम था ली तिंग। तो ली तिंग जो थे, इन्होंने यूएसए का दौरा करा। बेसिकली ये यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है विश्वविख्यात, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये यहां चले गए। जैसे ही ये ली तांग जो थे वो यूएसए में गए, इनसे बिना पूछे चाइना से, अब चाइना का मूड यहां पर खराब हो गया। चाइना का मूड खराब हुआ। चाइना क्या करेगा, चाइना ने इसी पूरी ताइवान स्ट्रेट में क्या करने लगे, ये अपनी ड्रिल करने लगे, मिलिट्री की ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है एक्सरसाइज करने लगे, अभ्यास करने लगे, मिसाइल वगैरह लॉन्च करने लगे ताइवान के पास पास, मिसाइल टेस्ट करने लगे, जिस तरीके से अभी इन्होंने करा। तो इस चीज को बोलते हैं, ये थर्ड ताइवान क्राइसिस था। ठीक है, ये जो मैं बार बार क्राइसिस वर्ड यूज कर रहा हूं ना, संकट वर्ड, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो ताइवान की स्ट्रेट है, जो जल संधि है, इसके ऊपर चाइना क्या करने लगता है, बार बार कुछ ना कुछ हिंसात्मक गतिविधियां करने लगता है। ये तो बात हो गई 1995 के आसपास की। अब चल रहा है 2022। इसको यहां पर ये बोल रहे हैं राइटर क्या है, ये चौथा ताइवान संकट है। यानी कि ताइवान स्ट्रेट में फिर कुछ ना कुछ चाइना ने करा है। तो जाहिर सी बात है, अब आपने देख लिया। अब इसने क्यों करा है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर यूएसए में नैन्सी पेलोसी की जो विजिट थी वो हुई। अब नैन्सी पेलोसी जो हैं वो यूएसए में सेकंड नंबर की पोजीशन हासिल करती हैं। अगर बात करी जाए जो बाइडन के बाद, तो उनकी प्रायोरिटी, उनकी इंपॉर्टेंस सेकंड नंबर पर आती है। तो यूएसए का जब इतनी बड़ी पोजीशन का व्यक्ति ताइवान विजिट करेगा, तो जाहिर सी बात है चाइना का फिर से मूड खराब हो जाएगा। तो चाइना ने यहां पर फिर से अपनी जो एयरफोर्स थी उसको यहां पर ड्रिल करना शुरू करा, और ताइवान के एयर स्पेस तक में ये एंट्री कर गए। यहां पर इन्होंने पास में मिसाइल टेस्ट भी करी, और आपने न्यूज सुना होगा कि एक मिसाइल जो थी वो जापान के पास में जो सागर था वहां पर जाके गिर पड़ी। तो इस तरीके का जो विजिट हुआ यहां पर, ठीक है, उससे जो संकट आया उसी को राइटर यहां पर क्या बोल रहे हैं, ताइवान क्राइसिस बोल रहे हैं, चौथा। अब यहां पर बात करी जा रही है कि इतना समझ में आ गया, तो यहां पर ये राइटर बताते हैं कि जो यूएसए है उसमें जो राष्ट्रपति उनके जो बाइडन है, वो बार बार ताइवान को ये बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ हैं, आपकी सिक्योरिटी में कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ हैं। परंतु जब व्हाइट हाउस से ऐसा पूछा जाता है कि ऑफिशियल आप स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं, वो तो आपके प्रेसिडेंट ऐसा बोलते हैं, और एक बार नहीं कई बार बोलते हैं, तो व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पर एक लगता है कि दुविधा वाली बात लगती है कि एक व्यक्ति कुछ और कहता है और उसी का जो प्रेसिडेंट हाउस है वो कुछ और कहता है।
तो यहां पर राइटर बताने की कोशिश करते हैं कि यूएसए इस तरीके से जो चाइना को उकसा रहा है, तो ये ताइवान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगली न्यूज आपको प्रश्न संख्या 7 पर मिलेगी, जिसका भी संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग शासन व्यवस्था की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, सेंटर वर्सेस स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों में एक विवाद उत्पन्न हो गया है जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं इनकी पोस्टिंग को लेके। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ये क्या है। देखिए होता क्या था, जैसे मान लीजिए कोई भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी है, ठीक है, वो किसी स्टेट में प्लेस्ड है, यानी कि मान लिया वो अधिकारी जो है वो एक्स स्टेट में आईएएस अधिकारी है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर बात आती है प्रतिनियुक्ति की। प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है डेप्यूटेशन, ठीक है। तो जहां पर भी ये वर्ड यूज होगा उसको समझिएगा, इसका अर्थ क्या होता है। डेप्यूटेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी होते हैं, तो ये जहां पर हैं, ये इनका कैडर है, कैडर एक्स है, तो ये अपने कैडर को छोड़कर, ये मान लीजिए केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं या किसी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं, सेल, भेल, ओएनजीसी, इनके अंडर में जॉब करना चाहते हैं, या अपना कैडर छोड़ के किसी दूसरे कैडर में जब ये जॉब करना चाहते हैं, तब इसको बोलते हैं डेप्यूटेशन। तो अभी तक क्या होता था, जो कैडर के रूल्स होते थे, आपको पता होगा 1954 के जो कैडर रूल्स हैं वही अप्लाई होते हैं। तो 1954 के कैडर रूल्स के मुताबिक कोई भी ऑफिसर, मान लीजिए एक्स राज्य में है, वो अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत आना चाहता है या फिर वो अपना डिप्यूटेशन चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने जहां पर वो जॉब कर रहा है, यानी कि एक्स से क्या मांगेगा, इसके लिए अनुमति मांगेगा। एक्स क्या करेगा, यानी कि मान लो एक्स की जगह ऐसे ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई आईएएस ऑफिसर काम करता है, तो वो क्या करेगा, अनुमति मांगेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसको अनुमति दे देगी और ये डेप्यूटेशन में चला जाएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत या कहीं किसी और कैडर में। अब यहां पर ये तो 1954 के रूल्स में लिखा था। इसी में क्या हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में विवाद हुआ। अब विवाद का कारण क्या था, देखिए जब यहां पर अपने स्वार्थ, अपना हित आने लग जाता है, तब यहां पर विवाद उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आपने एक उदाहरण के तौर पे देखा भी होगा, जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, वो जब पश्चिम बंगाल की रैली में गए थे, तो पश्चिम बंगाल की रैली में उनके कार पर अटैक हो गया था। तो जब उनकी कार पे अटैक हुआ, तो उस टाइम पे जो भी आईपीएस ऑफिसर जिनको इस सिक्योरिटी दी गई थी, तो उसको भारत सरकार ने क्या करा, उसको भारत सरकार ने बोला कि आप आइए अपना रिपोर्ट करिए, अपना डेप्यूटेशन कराइए, आप अब सेंट्रल के अंडर में काम करेंगे आके, अब आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो उस केस में जो वेस्ट बंगाल सरकार थी, उसने ये मना कर दिया डेप्यूटेशन देने से उनको। जैसा मैंने आपको बताया कि यूपी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। जब भी अगर मान लीजिए कोई एक्स बंदा है, वो अपनी सरकार से परमिशन मांगता है कि हमें डेप्यूटेशन पे जाना है, तो अगर कुछ असहमति होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो सेंटर है, यानी केंद्र है, वो क्या करेगा, वो डिसाइड करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। परंतु नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा होता नहीं है कि असहमति हो। अब केंद्र सरकार जो होती है ना, वो हर साल स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करती है और उनसे बोलती है कि भाई हमें ऐसे ऑफिसर जो हैं, जो भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि इच्छा। अब मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आपका कैडर है राजस्थान, अब आप अपनी इच्छा से राज्य सरकार को बताते हैं कि भाई हमें डेप्यूटेशन पे जाना है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाना है, हमें सीबीआई के अंदर जॉब करनी है ना, या हमें सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ के हेड में जाना है। तो इस तरीके से जो डेप्यूटेशन की आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप ये रिक्वेस्ट करते हैं राज्य सरकार से अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकारें होती हैं वो ऐसी लिस्ट बना लेती हैं कि कौन कौन डेप्यूटेशन पे जाना चाहता है, तो जब भी सेंटर इनसे ये लिस्ट मांगता है तो ये इनको दे देती हैं। तो अभी तक ये सब नॉर्मल चल रहा था, ठीक है। परंतु अब क्या हुआ, जब इन दोनों के बीच में असहमति होती है, यानी कि ऐसा देखा गया कि केंद्र सरकार ने, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया, तो उस आईपीएस ऑफिसर को बोला आने के लिए, परंतु जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी उसने मना कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार को आप मना कर रहे हो डेप्यूटेशन बुलाने से, ठीक है। तो यहां पर कुछ सरकार जो है कुछ संशोधन लाई है। वो संशोधन कैसे हैं, देखिए। अब यहां पर संशोधन में पहला पॉइंट यह कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार ने किसी भी ऑफिसर को खुद से बुलाया है कि तुम अब स्टेट छोड़ के, अपना कैडर छोड़ के आओ और जहां पे हम बोलेंगे वहां पे जॉब करो, ठीक है, तो स्टेट से अगर इसको कहा है, उनके स्टेट से बोल दिया गया, 15 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको बता दिया है कि इस ऑफिसर को आप रिलीज कर दीजिएगा। बट अगर वहां पर स्टेट ऐसा नहीं करता है, तो यहां पर क्या है, सेंटर के पास पूरी पावर आ जानी चाहिए उसको वहां से रिलीज करने की। यह पहला संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। दूसरा संशोधन यह बोला है कि पहले क्या होता था कि ऑफिसर की, मैंने आपको बताया, इच्छा होनी चाहिए, परंतु अब क्या करा गया है, अब अगर सेंटर ने कहा कि भाई इस
ऑफिसर को हम चाहते हैं कि वो हमारे कैडर में या हमारे अंडर में जॉब करे आके, तो वहां पर जो स्टेट की पावर है वो खत्म हो जाएगी और जो उस ऑफिसर की इच्छा है उसका भी विनाश हो जाएगा। ठीक है, सेंटर वर्सेस स्टेट जब भी होगा, केंद्र वर्सेस राज्य, वहां पर सेंटर ही डिसाइड करेगा। तो ये जो कुछ 2-3 प्रावधान मैंने आपको बताए, ये प्रावधान यहां पर केंद्र सरकार ने सुझाए हैं कि अब यहां पर जो विरोध होगा, जाहिर सी बात है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए होंगे तो आपके मन में भी ये ख्याल आ गया होगा कि जो संघवाद वाली भावना है उसके तो विरुद्ध है भाई। राज्य सरकार अपने अलग नियम कानून बनाती है, केंद्र सरकार अपने नियम कानून अलग बनाती है, इसी को संघवाद कहते हैं। परंतु यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानूनों में हस्तक्षेप करने लगेगी तो फिर ये इसकी भावना के विरुद्ध हो जाएगा। जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है, तो उस पर भी जो नियंत्रण है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होंगे उनको सेंट्रल जो है वो जब चाहेगा तब बुला लेगा, तो वो उतने अच्छे से उनसे काम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, दूसरा ये भी है कि मान लीजिए उस राज्य में उस पार्टी की सरकार नहीं है जिसकी केंद्र में है, तो वो इन नौकरशाही का इस्तेमाल करेगी अपने हितों के लिए। ठीक है, वो इनसे जो बोलेगी वही ये काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा सुनेंगे नहीं। अब कुछ विविध न्यूज पे नजर डाल लेते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहली न्यूज आएगी, एक यूएस की कंपनी है, उसका नाम है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ। इसने अपनी एक रिपोर्ट अभी निकाली है, उसमें दिल्ली को वर्ल्ड में नंबर 1 पे रखा गया है, जहां पर PM 2.5 जो ये कण है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया गया है। इस फैक्ट को आप अपने मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं। प्लस जो PM कण है इसके बारे में याद रखिएगा, इसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ये जो 2.5 लिखा होता है ये इस कण की जो मोटाई है उसको दर्शाता है। जितना कण छोटा होता जाएगा उतना ही कण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो यह चीज याद रखिएगा, दिल्ली को नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। दिल्ली के बाद जो रैंकिंग है वो कोलकाता की दी गई है। दूसरी यहां पर राइस के प्रोडक्शन से है। केंद्र सरकार ने बोला है कि 2021-22 का आंकड़ा है, 315 मिलियन टन जो चावल है उसका प्रोडक्शन हुआ है। अगर 2020-21 की बात करेंगे तो उससे 4 मिलियन टन अधिक चावल की उत्पादन हुआ है। तो इस चीज को बस इस चीज में याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स परीक्षा में कथन के रूप में पूछा सकता है कि चावल का जो उत्पादन 2021-22 में हुआ था वो रिकॉर्ड अपने आप में था। अब ये कथन सही है कि गलत, तो इसको आपको टिक करना होगा। इस वजह से ये आर्टिकल मैंने यहां पर कवर करा है। एक यहां पर आर्टिकल आया है कि जो फीफा एजेंसी है, ठीक है, उसने क्या कर दिया है, AIFF को बैन कर दिया। AIFF का मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडियन फुटबॉल का जो फेडरेशन है उसको बैन कर दिया है फीफा ने। अब फीफा जो एजेंसी है वो रेगुलेट करती है पूरे विश्व में फुटबॉल के जो नियम बनाए जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आएगा कहां पर, ज्यूरिक में आपको मिलेगा। ज्यूरिक कहां पर मिलेगा आपको, स्विट्जरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसने रीजन पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई आपके यहां जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ऐसा होता है कि जो चीफ होते हैं उनकी अधिकतम कार्यकाल उनका 12 वर्ष तक होना चाहिए, परंतु इनका कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक हो चुका है, फिर भी ये यहां पर चीफ बने बैठे हैं। दूसरा, यहां पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की एक एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है कोर्ट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कमिटी है ये यहां पर एक थर्ड पार्टी के रूप में काम करती है, जबकि यहां पर AIFF को डायरेक्ट फीफा से कांटेक्ट करना चाहिए, तो इनकी जगह पर ये थर्ड पार्टी यहां पर बातचीत का काम करती है। तो इस वजह से इनके पास कोई अपना एक अवसंरचना है नहीं, इस वजह से यहां पर बैन करा है। अब मुख्य अभ्यास प्रश्न पे नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आर्कटिक और अन्य बर्फ क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने को बढ़ाने वाले कारकों पर चर्चा करनी है। आपकी राय में जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने से भारत और अमेरिका को एक साथ काम करने और क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण को बेहतर आकार देने की अनुमति मिलेगी। समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। इन प्रश्नों को लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको अच्छे से समझा दूं। चलिए, चूंकि पर्यावरण की इतनी ज्यादा बात हुई आज के आर्टिकल में, चलिए आज का मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, आपको बताना है मियावाकी पद्धति क्या होती है। मियावाकी पद्धति, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे मियावाकी। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पद्धति के बारे में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।